वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 8 साइंस का 12th चैप्टर, जिसका नाम है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। नेचर किस तरीके से आपस में मिलकर काम करती है, इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स की वीडियोस देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोब एंड पॉन्डर। How might the loss of forest cover and changes in rainfall patterns lead to elephants to enter human farms and villages? अब किस तरीके से फॉरेस्ट के खत्म होने और जो रेनफॉल का पैटर्न है यानी बारिश होने का जो पैटर्न है उसमें जो चेंज आ रहा है, तो इनकी वजह से किस तरीके से जो एलिफेंट है वो इंसानों के खेत और गांव में आ रहे हैं। अब इमेजिन करो आप एक ट्री हो एक घने से जंगल में, किस तरीके का रिलेशनशिप होगा आपका वाटर के साथ, सनलाइट के साथ, या और भी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ। इसके अलावा और भी जो कंपोनेंट्स है फॉरेस्ट के, यानी फॉरेस्ट में और भी जो चीजें होती उनके साथ आपका क्या रिश्ता होगा अगर आप एक ट्री हो तो। डू यू थिंक द अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमंस? क्या आप ये सोचते हो कि अर्थ थ्राइव कर सकती है, मतलब फल फूल सकती है, डेवलप कर सकती है बिना इंसानों के? क्या इंसान सर्वाइव कर सकते हैं बिना अर्थ के? अगर दो तरीके की बर्ड्स कंपीट करें, मुकाबला करें सेम फ्रूट के लिए, हाउ माइट देयर वे ऑफ लिविंग चेंज ओवर टाइम? तो किस तरीके से उनका जो वे ऑफ लाइफ है, जीने का जो तरीका है, वो टाइम के साथ चेंज होगा? क्या इंसान नेचुरल डिजास्टर कॉज कर सकते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। इसी से रिलेटेड अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। देखो क्या उसके आंसर आपको इस चैप्टर में मिलते हैं कि नहीं। इंडिया के बहुत से पार्ट में, खास तौर से ये जो स्टेट्स हैं जैसे कि ओडिशा हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं वो फार्म्स के अंदर यानी खेतों के अंदर और विलेजेस के अंदर इंटर कर जाते हैं। When vegetation is scarce and water holes dry up in their natural habitat, elephants may wander into nearby farms or plantations in search of food like bananas and sugarcane. अब एलिफेंट्स जहाँ पर रहते हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जैसे फॉरेस्ट एरिया के अंदर एलिफेंट्स रहते हैं या ग्रासलैंड है वहाँ पर रहते हैं, तो एलिफेंट्स के नेचुरल हैबिटेट में अगर वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे की कमी हो जाएगी, इसी तरह से जो वाटर होल्स हैं, गड्ढे हैं, उसके अंदर पानी है जिससे वो पानी पी लेते हैं, तो वो वाटर होल्स अगर सूख जाएंगे तो आप खुद बताओ एलिफेंट्स क्या करेंगे? अगर जहां वो रहते हैं वहां पर खाने की कमी है, पानी नहीं मिल रहा है, तो दूर निकल जाएंगे, ढूंढेंगे कहां पर खाना मिलेगा, तो अपने नेचुरल हैबिटेट से वो बाहर निकल आते हैं। और जो फार्म्स हैं, खेत हैं, या आसपास जो इंसानों ने प्लांटेशन किए हैं, पेड़ पौधे लगाए, तो वहां पर आ जाते हैं फूड को ढूंढते हुए। तो जैसे बनानाज हैं, शुगर केन है, वो खाने लगते हैं। इसकी वजह से जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाता है टाइम टू टाइम, इवन हार्म पीपल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और इसी के साथ साथ अब खुद सोचोगे ढेर सारे हाथी आ जाएंगे विलेज एरिया के अंदर, फार्म में आ जाएंगे, तो लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि उनके नेचुरल हैबिटेट में वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे की कमी क्यों हो गई। तो देखो इसका रीजन ये है, चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेशन। जो वेजिटेशन है ना उसको रेनफॉल यानी कितनी बारिश हो रही है और जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है। भाई सीधी सी बात, अगर पानी कम बरसेगा तो कम पेड़ पौधे उगेंगे, वेजिटेशन कम होगा तो फूड की कमी हो जाएगी। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, तो पेड़ पौधे जल जाएंगे, सूख जाएंगे, तो वहां से भी कमी हो जाएगी, तो इफेक्ट हुआ कि नहीं। इसी तरीके से ट्रीज को कट करना ताकि रोड बनाई जा सके, बिल्डिंग बनाई जा सके, इससे कंडीशन और खराब हो जाती है। दिस लीड्स टू द श्रिंकेज एंड ड्राइंग ऑफ फॉरेस्ट। इसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो श्रिंक करने लगता है, सिकुड़ने लगता है। कि पहले जहां पर पेड़ पौधे थे अब वहां पर आपने कटिंग कर दी, बिल्डिंग बना दी, रोड बना दी, तो फॉरेस्ट के एरिया श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, और बारिश कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो फॉरेस्ट सूखने लगेंगे। तो इसकी वजह से ये होता है। द नेचुरल होम ऑफ द एनिमल्स। और फॉरेस्ट क्या है? एनिमल्स का नेचुरल होम है, और वो एरिया अगर खत्म होने लगेगा तो प्रॉब्लम होगी। व्हेन फॉरेस्ट कैन नॉट सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स टेंड टू मूव इनटू ह्यूमन हैबिटेट्स। जब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब जितने एनिमल्स वगैरह वहां रहते हैं फॉरेस्ट में, अगर उन सब के लिए जितने उनको खाने की जरूरत है वो नहीं मिलेगी, या जितने पानी की जरूरत है वो नहीं मिल पाएगी, तो एनिमल क्या करेंगे? फूड और वाटर को सर्च करने के लिए अपने हैबिटेट से बाहर निकलेंगे। तो आसपास जो ह्यूमन हैबिटेट है, जहाँ इंसान रहते हैं, जो विलेज वगैरह फॉरेस्ट के आसपास है, वहां चले आएंगे। एलिफेंट्स आर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट लाइफ बट सडन चेंज मेक इट हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव। अब जो एलिफेंट्स हैं वो फॉरेस्ट लाइफ से अडेप्टेड होते हैं, यानी बहुत लगाव होता है फॉरेस्ट लाइफ से, जो फॉरेस्ट में ही रहना चाहते हैं। लेकिन अचानक से जो चेंज आ जाता है कि वेजिटेशन की कमी हो गई, पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर उनका जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Wildlife ecologists have identified and marked corridors in many parts of the country to allow safe movement of animals. अब जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैं, देखो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो लिविंग थिंग है
और उनकी जो सराउंडिंग है उसके रिलेशन को स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट है, एनिमल है, और उनकी जो सराउंडिंग है, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, और दूसरे जो प्लांट हो एनिमल हो गए, तो उनके साथ उनका क्या रिश्ता है, इसकी जो स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पहचाना है और मार्क किया है कॉरिडोर्स कंट्री के बहुत से पार्ट में, ताकि जो एनिमल्स हैं वो सेफली मूव कर सके। अगर फूड और वाटर को ढूंढते हुए वो अपने हैबिटेट से बाहर निकलें तो इंसानों के एरिया में ना आए, बल्कि दूसरे जो फॉरेस्ट वाले एरिया है वहां पर वो चले जाएं। अब ये कॉरिडोर से क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो ये एक फॉरेस्ट एरिया है और इधर एक और फॉरेस्ट एरिया है, बीच में यहाँ इंसान वगैरह रहते हैं और इधर से जैसे रोड जा रही है, तो ऐसा करते हैं कि जैसे ये रोड है, अब यहाँ पर बीच में इसको क्रॉस करना होगा तभी यहाँ जा पाएंगे इस पार। तो जैसे ब्रिज बनता है ना, उसी तरह से ऊपर या अंडरग्राउंड, जनरली ऊपर से ही ऐसे एक रास्ता टाइप का बना देते हैं और नीचे से अपना रोड जाती रहती है। जैसे गाड़ी से जाना है तो अपना वो नीचे से होकर निकल जाएगा, और जो एनिमल्स वगैरह हैं वो इधर से अपना क्रॉस करके दूसरे एरिया में चले जाएंगे, दूसरे फॉरेस्ट वाले एरिया में वो पहुंच जाएंगे। दीज कॉरिडोर्स कनेक्ट फॉरेस्ट हैबिटेट्स। तो ये जो कॉरिडोर्स हैं वो फॉरेस्ट हैबिटेट को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आपको मैंने बताया ना कि जैसे एक फॉरेस्ट ये है, दूसरा फॉरेस्ट हैबिटेट ये है, बीच में से अगर आपको रोड ले जाना है तो एक कॉरिडोर बना देते हैं ताकि ये कनेक्ट रहे। अगर एनिमल्स को मूव करना हो इधर से उधर या उधर से इधर तो वो आसानी से कर सकें। उसके लिए उनको रोड के थ्रू या जो ह्यूमन विलेजेस हैं उसके थ्रू होके ना जाना पड़े, क्योंकि अगर वहां से गुजरेंगे तो वहां जो उनको फूड मिलेगा उसको खाने की कोशिश करेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी। इनेबलिंग वाइल्ड लाइफ सच एज एलिफेंट्स टू ट्रेवल इन नीड बिटवीन लार्ज फॉरेस्ट एरिया विदाउट कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो यही मैंने आपको बताया। तो जैसे एलिफेंट को ट्रैवल करना है बड़े से फॉरेस्ट एरिया के अंदर, तो बिना ह्यूमन सेटलमेंट यानी इंसानों के जो विलेज वगैरह हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए वो अपना सीधे निकल जाएं। दिस चेन ऑफ इवेंट्स शोज हाउ क्लोजली नेचर्स एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। अब ये जो चेन ऑफ इवेंट है, जैसे बारिश का कम होना, गर्मी ज़्यादा पड़ना, एलिफेंट या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनका अपने हैबिटेट से मूव करना, तो ये सारे जो इवेंट है ये नेचर के एलिमेंट से किस तरह से कनेक्टेड है। कि अगर देखो बारिश अच्छे से होती, टेम्परेचर भी ठीक होता, तो उनको मूव ना करना पड़ता, लेकिन रेनफॉल और टेम्परेचर में जो चेंज आया उसकी वजह से इनको मूवमेंट करना पड़ा, और इनके मूवमेंट से फिर इंसानों को भी दिक्कत हुई। तो इस तरीके से नेचर की जो एलिमेंट है वो किस तरीके से कनेक्टेड है ये आप देख पा रहे होगे कि अगर एक चीज़ में डिस्टर्बेंस आती है या कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस आती है तो उससे और भी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। टू अंडरस्टैंड सच इंटरकनेक्शंस वी मस्ट स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ अवर इन्वायरमेंट। अब इस इंटरकनेक्शन को, ये जो आपस में इनका कनेक्शन है, उसको समझने के लिए हमको इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए स्टडी करते हैं। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है 12.1, हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट अवर सराउंडिंग्स। किस तरह से अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास जो चीज़ें हैं उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं, और कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो क्या चीज़ें हो रही, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। आपने क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 का जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ ये पढ़ा होगा कि अलग अलग जो हैबिटेट है उनमें अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। अब ये हैबिटेट क्या होता है? अ हैबिटेट इज सिंपली प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। देखो हैबिटेट का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो घर है, जिस एरिया के अंदर, जिस इलाके में वो रहता है, वो उसका हैबिटेट होता है। हैबिटेट भी कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो एक्वाटिक हैबिटेट हो गया, कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। जैसे फिश की बात कर ले तो फिश कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है ना, यानी एक्वाटिक हैबिटेट में रहती है। ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रासलैंड के अंदर घास के मैदान में दौड़ते हुए जा रही है, पीछे शेर उसको दौड़ाए हुए है। इट कुड इवन बी जस्ट अ बार्क ऑफ अ ट्री। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है, जिस जगह पर रहता है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अब हैबिटेट एक बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है और बहुत छोटा सा एरिया भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो हैबिटेट है वो ट्री की एक बार्क हो सकती है, यानी एक जो छाल उसकी होती है वो हो सकती है। यानी ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट हो गया, वो ट्री की बार्क में ही रहते हैं, वही उनका घर है, तो जहां रहेंगे वही उनका घर हो जाएगा। द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अडेप्ट टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग कंडीशन दे लिव इन। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब एक दूसरे पे किसी तरह से इफेक्ट डालना, कुछ असर डालना, और जिस सराउंडिंग कंडीशन के अंदर वो रह रहे हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एक्सप्लोर टू नियर बाई हैबिटेट एंड आइडेंटिफाई बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स इन ईच। अब दो नेचुरल हैबिटेट को आप एक्सप्लोर करो और उस हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इसी साथ साथ जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, उनको भी आप आइडेंटिफाई करो। तो चलिए एक्टिविटी 12.1 करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन, एक्सप्लोर द हैबिटेट इन ग्रुप विद योर टीचर। तो हैबिटेट को जो एक्सप्लोर करना है वो ग्रुप में करना है टीचर के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप जंगल में निकल जाओ
कि चलो एक्टिविटी करते हैं और गोरिल्ला आके आपको पकड़ ले जाए। आइडेंटिफाई 2 हैबिटेट्स इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो 2 हैबिटेट हैं उसको आइडेंटिफाई करो, पहचानो। अब ये जो हैबिटेट है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पॉन्ड हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया, कोई एग्रीकल्चरल फार्म हो गया जहाँ खेती होती है, मतलब एक खेत हो गया, यहाँ तक कि बड़ा सा जो ट्री है जैसे बनियन ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, पिलखन जिसको हम व्हाइट फिग कहते हैं, तो इसके जो ट्री है उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। अब लिस्ट करो जो लिविंग बींग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो आपने ऑब्जर्व की इन हैबिटेट के अंदर। रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 12.1 में। तो ये टेबल 12.1 है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ 2 हैबिटेट्स। तो 2 हैबिटेट के अलग अलग जो कंपोनेंट है वो आपको यहाँ दिया है। जैसे पॉन्ड की बात कर लें तो पॉन्ड में जो लिविंग बींग्स हैं वो यहाँ पर इसके नीचे आपको लिखना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं पॉन्ड के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग आपको मिल रही है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसी तरीके से दूसरा हैबिटेट जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट के अंदर जो लिविंग बींग्स आपको देखने को मिली वो यहाँ आपने लिख दिया, जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, और भी चाहे तो आप फिल कर सकते हो। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको आप यहाँ पर फिल कर देना। तो चलिए करते हैं इसको। तो पॉन्ड की बात कर ले तो लिविंग बींग में एक तो आपको फिश मिल जाएगी, दूसरा फ्रॉग हो गया, डक, टर्टल भी हो सकता है आपको मिल जाए। अब इसी तरह से पॉन्ड्स में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक तो आपको वाटर मिल जाएगा। अब पॉन्ड जो है वो ओपन एरिया में होता है तो वहाँ सन की लाइट भी पड़ती है, तो सनलाइट लिख दो। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करके जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा और भी गैसेस होती हैं तो वो लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख दो जैसे बहुत सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं ये आपको मिल जाएंगे। अब इसी तरह से फॉरेस्ट की अगर बात कर लें तो फॉरेस्ट में जो लिविंग बींग्स हैं वो बहुत सारे हैं, प्लांट्स, ग्रासेस, ट्रीज, बर्ड्स, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, लिखते चले जाओ। नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर ले तो यहाँ आपको सॉइल मिल जाएगी। फिर फॉरेस्ट के अंदर रॉक्स भी हमको देखने को मिलती हैं। एयर तो हर जगह प्रेजेंट है तो फॉरेस्ट में भी एयर होगी। इसी तरह से कहीं का जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉन लिविंग में आता है, तो फॉरेस्ट का या फॉरेस्ट में जो चीज़ें हैं उनका कुछ टेम्परेचर भी होगा, तो वो हो गया। अब इन दोनों हैबिटेट के अंदर क्या कॉमन आपको देखने को मिला जो एक्टिविटी 12.1 आपने की उसमें। अब अगर सिमिलैरिटीज़ की बात कर लें तो दोनों ही हैबिटेट के अंदर हमको लिविंग बींग्स मिल रही हैं और साथ ही में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी मिल रही हैं। हाउएवर द टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स आर डिफरेंट एंड द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो वेरी। लेकिन दोनों हैबिटेट के अंदर जो टाइप ऑफ लिविंग बींग है वो डिफरेंट है। जैसे पॉन्ड के अंदर आपको फिश मिलेगी, फॉरेस्ट में आपको फिश नहीं मिलेगी कि कहीं पेड़ की डाल पे एक मछली बैठी हुई, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह बर्ड्स पानी के अंदर तैरते हुए आपको नहीं दिखेंगी। द लिविंग बींग्स यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 12.1 आर टर्म्ड एज द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। अब टेबल 12.1 के अंदर जो लिविंग बींग्स को आपने रिकॉर्ड किया वो उस हैबिटेट के बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स आपने रिकॉर्ड किया वो उस हैबिटेट के एबायोटिक कॉम्पोनेंट हैं। सिंपल वर्ड में समझो, जो भी लिविंग थिंग है, अब वो प्लांट हो, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, फिशेस, कुछ भी हो, अगर वो लिविंग है तो उसको हम बायोटिक कहेंगे, और अगर नॉन लिविंग है तो वो एबायोटिक हो गया। हैव यू वंडर्ड व्हाई सम ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड व्हाइल अदर्स लिव इन वाटर? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं? तो देखो भैया, बात यह है कि एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव। हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है। जिस भी जगह उनको वो कंडीशन मिलती है वहां पर वो रहेंगे। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन सी दैट डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस। अब इस एक्टिविटी से आप देख सकते हो कि अलग अलग जो हैबिटेट है वो अलग अलग लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे पॉन्ड में आपको वाटर मिल जाएगा, फॉरेस्ट में आपको सॉइल वाली कंडीशन मिल जाएगी, तो ये होता है। इन एक्टिविटी 12.1 यू हैव लिस्टेड फिश एज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉन्ड। हाउ डू फिश सर्वाइव इन अ पॉन्ड? अब फिश पॉन्ड का एक बायोटिक कॉम्पोनेंट है, तो सवाल ये है कि फिश कैसे सर्वाइव करती, कैसे जिंदा रहती है पॉन्ड में। तो बात यह है कि अ पॉन्ड प्रोवाइड्स फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड स्पेस टू ग्रो, कंडीशंस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पॉन्ड से फिशेस को फूड मिल जाता है, जिस तरीके के खाने की उनको ज़रूरत है वो फूड उनको मिलता है, साथ में ऑक्सीजन मिल जाती है, शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिल जाती है, और उनको ग्रो करने की स्पेस मिल जाती है, मतलब साइज में भी ग्रो कर सके और उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो सके। तो ये सारी कंडीशन एसेंशियल है, ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो फिश को वहाँ मिल ली तो जिंदा है। फिश ऑब्टेन दियर बायोटिक नीड्स सच एज फूड फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एबायोटिक नीड्स सच एज ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब फिश अपनी जो बायोटिक नीड है, जैसे कि फूड हो गया, वो उसको कहाँ से मिलता है? जैसे कोई फिश है वो छोटे प्लांट्स वगैरह को खा रही है, तो प्लांट लिविंग है कि नहीं, तो वो बायोटिक के अंदर आ गया।
इसी तरह से मान लो कोई बड़ी फिश है, वो छोटी फिश को खा रही है, या किसी इंसेक्ट को या दूसरे एनिमल को खा रही है, तो वो इंसेक्ट या एनिमल वो भी लिविंग है, तो ये बायोटिक आ गया। तो फिश की जो बायोटिक नीड है वो वाटर से पूरी हो रही है। इसी तरह से जो एबायोटिक नीड है, जैसे उसको ब्रीथ करना है, सांस लेना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो वो उसको वाटर से मिल जाता है। अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो इनहेबिट द पॉन्ड। अब और भी लिविंग बींग्स हैं जो कि पॉन्ड में रहते हैं, यानी सिर्फ फिश नहीं रहती, बल्कि फिश के अलावा और भी लिविंग बींग है जो कि पॉन्ड के अंदर रहते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रेश टर्टल्स हो गए, स्नेक्स, ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटोज, स्नेल्स एंड डक्स। इसी के साथ साथ कुछ प्लांट्स भी हमको देखने को मिलते हैं पॉन्ड के अंदर, जैसा कि एल्गी हो गया, डायटम्स, डकवीड्स एंड लोटस। दे ऑल इंटरैक्ट विद अदर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द प्लेसेस वेयर दे ग्रो एंड थ्राइव। अब ये सभी क्या करते हैं, दूसरे लिविंग बींग और नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मतलब जैसे पॉन्ड के अंदर जो भी लिविंग थिंग है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे। जैसे एक फिश ने किसी प्लांट को खा लिया तो एक इफेक्ट ही तो डाला ना उसने, प्लांट पे उसका असर पड़ा कि उसको खा लिया गया, और उस प्लांट को खा के फिश ग्रो होगी तो उस पर भी असर पड़ा। इसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ भी इंटरेक्शन होता है। जैसे सनलाइट आ रही है तो उसका यूज़ करते हैं जो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट वगैरह हैं। फिर जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया जा रहा है ब्रीदिंग के लिए। तो ये सारा इंटरेक्शन हो गया। अब हर हैबिटेट के अपनी कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। तो एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब क्या है, वहाँ की फिजिकल कंडीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट मे यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। अब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम हैबिटेट में रहते हैं वो भी रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब एक तो हमने ये देखा कि अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं, कुछ सेम भी होते हैं, लेकिन एक जनरल वे में देखें तो हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि उसी हैबिटेट में, उसी जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं वो वहाँ के रिसोर्सेज को, वहाँ की चीज़ों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अ फॉरेस्ट माइट बी वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। अब फॉरेस्ट में आमतौर से ऐसा होता है कि दिन के टाइम में वार्म रहता है, यानी गर्म रहता है, और रात में ठंड हो जाती है। अ स्नेक दैट कम्स आउट एट नाइट एंड अ rodent एक्टिव ड्यूरिंग द डे बोथ लिव इन द सेम हैबिटेट बट दे फेस डिफरेंट कंडीशंस। अब जैसे स्नेक की बात कर लें तो वो रात में बाहर निकलते हैं। वहीं जो रॉडेंट है, ये एक तरह की एनिमल की कैटेगरी है जो स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे चूहे हो गए, खरगोश हो गए, तो इनको रॉडेंट कहा जाता है। तो ये जो रॉडेंट है वो दिन के टाइम में एक्टिव रहते हैं, तो दोनों सेम हैबिटेट में रह रहे हैं। उसी जगह पे स्नेक भी रह रहा है, रॉडेंट भी रह रहा है, लेकिन स्नेक रात में निकल रहा है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी, उसको थोड़ा सा कोल्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, ठंड मिलेगी। वही जो रॉडेंट है दिन में निकल रहा है तो उसको वार्म कंडीशन मिलेगी। दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट इन हार्मनी इन द सेम हैबिटेट। तो इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ रह सकते हैं, हार्मनी में, मिलजुल के रह सकते हैं सेम हैबिटेट में। मतलब ऐसा नहीं कि साथ में रह रहे तो झगड़ा ही करना है, मिलजुल के भी काम कर लेते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।